अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जी बाबा जी चैनल। आप देख रहे हैं ASP.NET प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल की सेकंड वीडियो। पहली वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया कि हम कौन सा प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं ASP.NET को समझने के लिए। प्रोजेक्ट का नेम क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद हमने उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग विजुअल स्टूडियो के अंदर डेटाबेस बनाया। उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमने टेबल्स क्रिएट किए। देन हमने एडमिन पैनल से स्टार्ट किया था और एडमिन के लिए हमने एक लॉगिन पेज बनाया था, डिज़ाइन किया था बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करते हुए। उसी वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि बूटस्ट्रैप किस तरह विजुअल स्टूडियो के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। वेरी इजी है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमने लॉगिन पेज डिज़ाइन करने के बाद उसकी बैकएंड कोडिंग की थी यूजिंग सी शार्प। इसकी बैकएंड लैंग्वेज जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमने एडमिन पैनल पे कुछ डिज़ाइनिंग की थी मास्टर पेज को इस्तेमाल करते हुए, और मैंने बताया है बड़ी तफसील के साथ कि मास्टर पेज असल में क्या है। मास्टर पेज एक चाइल्ड पेज के ऊपर आप ऐसे जाते हैं कि मुख्तलिफ जो 10, 12 या 15 जितने भी पेजेस आप यूज़ कर रहे हैं उन सारे के सारे पेजेस के ऊपर आप चाहते हैं कि टॉप पे, बॉटम पे या किसी एक पॉइंट पर एक जैसा कंटेंट आए, तो उसके लिए हम मास्टर पेज इस्तेमाल करते हैं और चाइल्ड पेज के साथ वो अटैच होते हैं। अगर आप मास्टर पेज के अंदर एक दफ़ा बूटस्ट्रैप को अटैच कर देंगे, लिंक्ड कर देंगे, तो सारे के सारे चाइल्ड पेजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली उसकी क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले उसी बल्कि मैं भूल गया हूँ कि पिछली वीडियो के अंदर हमने सेशन को भी डिस्कस किया था कि सेशन क्या है और क्यों उसको इस्तेमाल किया जाता है लॉगिन के दौरान। आज हम उसी सेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने एडमिन के लिए लॉग आउट पेज बनाएंगे। ठीक है जी। और नेक्स्ट कुछ पेजेस हम डिज़ाइन करेंगे जहाँ पर एडमिन जो है वो मुख्तलिफ यूज़र्स को देख सके और उसको मैनेज कर सके। दो किस्म के यूज़र हैं हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर, एक हमारे पास लेबर है और दूसरा जो है वो कस्टमर है। सबसे पहले जो हमने कल या पिछली वीडियो के अंदर डिज़ाइन किया था मास्टर पेज, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। वो चेंजिंग भी मैं आपको बता देता हूँ और नेक्स्ट फिर हम उसका लॉग आउट पेज बनाएंगे। चलिए सिस्टम के ऊपर चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ, और इस वक्त सामने मेरे जो है वो मास्टर पेज मैं ओपन कर लेता हूँ। मेरा सिस्टम हैंग हो जाता है कभी कभी। ये मास्टर पेज है मेरे सामने। उसकी पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग जो आज की वीडियो में उसमें जो चेंजिंग जो तब्दीली है वो मैं पहले बता देता हूँ कि मैंने एक रो ली है डिवीजन, और इसके अंदर मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। सबसे पहला एक कॉलम है जिसकी मीडियम 1 मैंने साइज रखा है। सेंटर वाला कॉलम है उसकी MD10 है, और जो लास्ट वाला कॉलम है उसकी भी 1 है। जो सबसे पहला वाला कॉलम है लेफ़्ट साइड पे, उसके अंदर मैंने मेन्यू का कोड रखा हुआ है। जो साइड मेन्यू है उसका कोड मैंने सारे का सारा वही कॉपी किया है और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जो सेंटर वाला कॉलम है उसके अंदर मैंने टॉप पे एक डिवीजन ली है और जहाँ पे मैंने वेलकम टू एडमिन पैनल लिखा हुआ है, और इसका कलर जो है वो भी मैंने चेंज किया हुआ है। वो मैंने सारी आपको बता दिया था कि बैकग्राउंड से बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, और मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि आप इस डिवीजन की मैक्सिमम हाइट क्या करना चाह रहे हैं। और इस टेक्स्ट को मैंने सेंटर में रखा हुआ है, और नीचे जो है इसी डिवीजन के अंदर जो सेंटर वाले कॉलम की है उसके अंदर ही मैंने कंटेंट प्लेस होल्डर को एडजस्ट किया हुआ है, जहाँ पर आपके चाइल्ड पेजेस जो हैं उसका कंटेंट शो होगा। नेक्स्ट हम अब चलते हैं इसका लॉग आउट का पेज बनाने के लिए। लॉग आउट के लिए मैं यहाँ पर एडमिन के फोल्डर पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड क्लिक करता हूँ और ऐड न्यू आइटम पे जाते हैं। यहाँ पे जब आप पेज क्रिएट करेंगे, वेब फॉर्म एक क्रिएट करेंगे, तो ये याद रखें कि आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन है वो VC#। अगर VL बेसिक होगी तो आपका VB.NET के अंदर वो पेज चला जाएगा। आप VC# को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेज का नेम लिखेंगे logout.aspx, और मास्टर पेज के साथ मैं इसको अटैच कर लेता हूँ। ये मेरा एडमिन मास्टर पेज है।
जी हमारे पास ये लॉग आउट का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं एक डिवीजन ऐड करता हूँ। उस डिवीजन के क्लास जो है उस डिवीजन को मैं फार्म रो की दे देता हूँ। इसके अंदर एक डिवीजन ऐड करता हूँ क्लास कॉल MD4 इसी डिवीजन को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, अगेन पेस्ट। अब ये सेंटर वाले डिवीजन के अंदर हमने कोड टाइप करना है। पहले इसका मैं यहाँ पे एक डिवीजन ऐड कर लेता हूँ क्लास, इसको नाम देता हूँ मैं फार्म ग्रुप का। और इस ग्रुप के अंदर मैं H4 टैग इस्तेमाल करते हुए एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ़ यू वांट टू लॉग आउट देन प्रेस ओके, कि अगर आप यहाँ से लॉग आउट होना चाहते हैं तो आप ओके वाला बटन प्रेस करें। और इससे नीचे जो डिवीजन है उसके अंदर मैं दो बटन क्रिएट कर देता हूँ, एक ओके के लिए और एक नो के लिए। जी ये हमारे पास बटन है, इसको ड्रैग करें, एक मिनट, ये हमारे पास ये डिवीजन यहाँ से ख़त्म की। इसकी आईडी आप सबसे पहले लिखें, आईडी में मैं इसको ओके BTN कर रहा हूँ और इसको क्लास दे देता हूँ मैं CSS की क्लास, इसको BTN, डेंजर, और यहाँ पर टेक्स्ट आप लिख दें ओके। इस बटन को ही आप कॉपी करें और यहाँ पर आप नो BTN और यहाँ पर नो, और क्लास इसकी आप चेंज कर दें सक्सेस। इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पर जो रो है इसको मैं स्टाइल मार्जिन टॉप 200 पिक्सल, इसको एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर कि ये पेज हमारे पास किस तरह का शो हो रहा है। ये हमारे पास इस तरह शो हो रहा है। अगर ओके के बटन पे क्लिक करेगा तो आपका ये वाला जो एडमिन पैनल है वो लॉग आउट हो जाएगा, और नो पे क्लिक करेगा तो एडमिन पैनल जो है वो लॉग आउट नहीं होगा। अब लॉग आउट जैसे मैंने अभी बताया है कि लॉग आउट का अंदर हमारे पास दो काम होते हैं।
सबसे पहले हमने क्या काम करना होता है कि जो लॉगिन के दौरान सेशन क्रिएट हुआ है या सेशन के वेरिएबल के अंदर जो ईमेल या जो आईडी आपने रखी हुई है वो सेव हुई है, पहला काम के अंदर हमने उसको रिमूव करना है। सिस्टम को बताना है कि इस वक्त सेशन जो है वो हमारा रिमूव हो चुका है या सेशन के वेरिएबल के अंदर हमारे पास नल वैल्यू है। दूसरा काम हमने क्या करना है, इस सिस्टम को बताना है कि वैल्यू नल करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएं इस पेज पर। मतलब क्या है कि दो काम हमने करने हैं। सबसे पहले हमने सेशन को रिमूव करना है, उसके लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो हम सेशन डॉट अबंडन का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि सेशन रिमूव हो जाता है और पेज को रीडायरेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर मैं एड्रेस दे देता हूँ कि जिस पेज के ऊपर आप लॉग आउट होने के बाद जाना है, ये एडमिन की तरफ ही जाना है, वो डिफ़ॉल्ट पेज इसका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, ये मास्टर पेज जो है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक लिंक मैं क्रिएट कर लेता हूँ। उसका लिंक जो है वो logout.aspx और टेक्स्ट जो है लॉग। अब अगर इस डैशबोर्ड को मैं व्यू इन ब्राउज़र करता हूँ तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगा और लॉग आउट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये लॉग आउट का पेज ओपन हो जाएगा और जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा तो ये लॉग आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है। वो एरर क्या है कि अगर मैं लॉग इन हुए बगैर इस पेज को ओपन करता हूँ, डैशबोर्ड के पेज को, तो ये ओपन हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि ये रॉन्ग है कि अगर कोई एडमिन लॉगिन ही नहीं है तो देन डैशबोर्ड पेज उसको शो ना हो। तो उसके लिए जो मास्टर पेज है जो कंट्रोल कर रहा है सारे के सारे पेजेस को, चाइल्ड पेजेस को, उसके स्टार्ट पे जहाँ पे ये लोड हो रहा है पेज, ये पेज लोड का फंक्शन है, यहाँ पर आप इफ स्टेटमेंट लगा दें, चेक स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दें कि इफ सेशन, और सेशन का नेम हमारे पास क्या था, एडमिन था। अगर आपको नहीं याद रहा तो यहाँ पे default.aspx का पेज जो आपने लॉगिन का बनाया था वहाँ से आप एडमिन देख सकते हैं कि ये सेशन का आपने नाम क्या रखा। तो यहाँ पे इफ सेशन एडमिन इज इक्वल टू नल वैल्यू है, देन वो क्या करे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर दे। अगर ये मास्टर पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे इसके चाइल्ड पेजेस जो हैं वो भी रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब अगर मैं डैशबोर्ड वाले पेज को व्यू इन ब्राउज़र करता हूँ तो ये डैशबोर्ड पेज रन होगा, लेकिन साथ ही वो चेक करेगा कि सेशन नल है तो उसको रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन वाले पेज के ऊपर। ठीक है जी, ये आपका लॉगआउट भी क्लियर हो गया और आपका सेशन जो है उसको भी आपने मैनेज कर लिया कि अगर सेशन नल वैल्यू है तो आपके पास ये आपके पास जो है वो ये रीडायरेक्शन हो जाए लॉगिन वाले पेज के ऊपर कि उसका वो डैशबोर्ड का पेज ही ना शो हो। अब हम बात करते हैं ज़रा कि ये डैशबोर्ड का पेज जो है, ये डैशबोर्ड 2 वाला पेज मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये डैशबोर्ड पेज है, इस पेज के ऊपर एक्चुअली हम, चलें इस पेज को मैं रहने देता हूँ।
यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ यूज़र्स डिस्प्ले करवा देंगे और नंबर ऑफ़ कैटेगरी टेक्निकल कैटेगरीज डिस्प्ले करवा देंगे और नंबर ऑफ़ सर्विसेज के कितनी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम जो है। और यहाँ पे यूज़र डिस्प्ले करवाने के लिए एडमिन को, उसके लिए मैं अलग से एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। वेब फॉर्म यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है और उस वेब फॉर्म का नेम मैं रख देता हूँ, आपके पास लेबर है तो मैं यहाँ पे labor.aspx पेज रख दिया और मास्टर पेज आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, तो आपके पास ये लेबर पेज जो है वो ओपन हो जाता है। असल में इसमें इस पेज के अंदर हम क्या करना जा रहे हैं कि हम सारे के सारे लेबर्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं एडमिन कि एडमिन के सामने पूरी के पूरे लेबर्स की लिस्ट आ जाए कि जहाँ से जिस भी वो लेबर को डिलीट करना चाहे या ब्लॉक करना चाहे वो इजीली उसको ब्लॉक कर सके। उसके लिए मैं यहाँ पे इसका पहले एक डिज़ाइन सेटअप कर लेता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ मैं, इसको क्लास फॉर्म रो, या नहीं इसको फॉर्म रो नहीं, इसको मैं खाली डिवीजन ही दे रहा हूँ। इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा टेक्स्ट हमारा सेंटर में होगा और यहाँ पे H1 टैग के अंदर हम और एक नीचे डिवीजन बनाता हूँ। इस डिवीजन को मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर। अब लेबर्स को एडमिन को इंफॉर्मेशन लेबर्स की डिस्प्ले करवाने के लिए टूल बॉक्स में हमारे पास एक ग्रिड व्यू इस्तेमाल किया जाता है। एक टेबल है कि जिसके अंदर हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो जाती हैं। ये ग्रिड व्यू हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इस ग्रिड व्यू को आपने आईडी दे दी। आईडी इसको मैं दे देता हूँ लेबर इन्फो ग्रिड और CSS की क्लास इसको दे दी। CSS क्लास इसको टेबल और टेबल। अगर मैं डिज़ाइन में आऊँ तो मुझे ये इस तरह करके पेज जो है वो हमारा शो है। अब इस टेबल्स के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए टेबल्स डेटाबेस में से वैल्यूज़ को पहले हम कुछ रिकॉर्ड डमी रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर लेते हैं। ये यूज़र टीबी है हमारे पास, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। शो टेबल डाटा, अभी हमारे पास एडमिन है। मैं रोल भी एक दफ़ा ज़रा चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास लेबर के लिए हमारे पास रोल जो है वो 3 है। मैं इसी पूरी रो को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पर भी और यहाँ पर, और इसको लेबर 1, इसको लेबर 2, इसको लेबर 3। ये हमने 3 लेबर ऐड कर दिए और यहाँ पर ईमेल जो है उसको भी चेंज कर लेता हूँ मैं, labor1@gmail.com, labor2@gmail.com,
और labor3@gmail। अभी हमने लेबर्स के रिकॉर्ड जो हैं वो डमी रिकॉर्ड ऐड कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या काम करना है कि इस टेबल के साथ हमने कनेक्ट करना है अपने डेटाबेस को। दो मेथड्स हैं। सबसे आसान वाला तरीकाकार आज आपको पहले बताऊंगा कि आप इस ग्रिड व्यू को यहाँ से सिलेक्ट करें और ये एरो का साइन है इसके ऊपर क्लिक करें और चूज़ डाटा सोर्स पे आप यहाँ पे न्यू डाटा सोर्स पे जाएं तो आपके पास यहाँ पे ना एक एसक्यूएल सर्वर जो है ना ओपन हो जाएगा, एसक्यूएल डाटा सोर्स 1। इसको आप नाम भी दे सकते हैं कि मैं एक्चुअली यहाँ पे लेबर का डाटा शो करवाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे लेबर डाटा सोर्स ओके कर दें। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग अभी हमारे पास ये लेबर सिस्टम डीबी है, नेक्स्ट किया। वो यहाँ पे कह रहा है यस सेव दिस कनेक्शन एज। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर सेव हो जाएगी, जो भी आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे सिंपल सिस्टम डीबी स्ट्रिंग में कर रहा हूँ सिर्फ। नेक्स्ट। अब जिस भी टेबल्स का आप रिकॉर्ड शो करवाना चाहते हैं आप वो यहाँ पे शो करवाएं। मैं यूज़र का रिकॉर्ड यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ और जो जो कॉलम आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। मैं आईडी, नेम, फादर नेम, CNIC उसका, सिटी, एड्रेस, जिप कोड, ईमेल, इमेज भी शो करवाना चाहता हूँ और उसका स्टेटस। अब यहाँ पे यूज़र हमारे पास 3 किस्म के यूज़र होंगे इस टेबल्स के अंदर। पहला इस टेबल के अंदर एडमिन यूज़र होगा, दूसरा इस टेबल के अंदर लेबर होगा और तीसरा जो है वो हमारे पास कस्टमर होगा। लेकिन यहाँ पे इस टेबल के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ लेबर का रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे वेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप फिल्टर के लिए कॉलम लगाएंगे रोल का। ये हमारे पास रोल इज़ इक्वल टू, आप यहाँ पे नन पे क्लिक करके और यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 3 के रोल यहाँ पे वो वाली वैल्यू को डिस्प्ले करवाया जिसका रोल जो है वो 3 है और हमें पता है कि 3 रोल किसका है, लेबर का है। आप इसको ऐड कर दें, ये आपके पास क्यूरी के अंदर शामिल हो गए। ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है सेलेक्ट आईडी, नेम, फादर, CNIC सम लाइक दिस फ्रॉम यूजर टीबी वेयर रोल इज इक्वल टू ऐड द रोल। अब ये ऐड द रोल के अंदर हमने कौन सी वैल्यू रखी है, 3 वैल्यू रखी है। नेक्स्ट एंड फिनिश। अब टेस्ट भी कर सकते हैं इस क्यूरी को। अब मैं अगर इस लेबर टेबल को व्यू इन ब्राउज़र करता हूँ, पहली बात तो ये है कि हमारा ये टेबल जो है वो पेज ओपन ही नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया। admin@gmail.com 1 2 3 4 5 हमारे पास इसका पासवर्ड है। जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पर मेन्यू के अंदर हम एक और मेन्यू ऐड कर लेते हैं लेबर इंफॉर्मेशन के लिए। ये हमारे पास किधर है, ये मास्टर पेज है। मास्टर पेज में ये सर्विसेज को, ये अबाउट वाले पेज को ही मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। अबाउट की जगह पे मैं कर देता हूँ लेबर और यहाँ पे इस पेज का एड्रेस लिख देता हूँ। ये हमारे पास आ रहा है labor.aspx। इसको आप जैसे ही सेव करेंगे और क्रोम पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे अपने इस वेबसाइट को, तो आपके पास यहाँ पर लेबर का लिंक आ रहा है। जैसे ही आप लेबर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑल यूज़र्स क्यों नहीं यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे,
सॉरी, यहाँ पर हमारे पास इनका रोल जो है वो 3 है, यहाँ पर भी रोल 3, यहाँ पर भी रोल 3। अब वो मुझे डिस्प्ले होंगे। इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ तो अब आपके सामने ये जो है ये डिस्प्ले हो रहा है। मतलब क्या है कि ये रोल की हमने क्योंकि क्यूरी लगाई है, क्यूरी के अंदर वेयर की कंडीशन लगाई है कि वो वाले सारे के सारे यूज़र हमें यहाँ पे डिस्प्ले हों। इनका रोल आईडी जो है या रोल जो है वो 3 है। और 3 कौन से रोल होंगे, कौन से यूज़र होंगे इस रोल के? लेबर्स होंगे। अब हम इसी को एडिट के फंक्शन में लेके चलते हैं कि हम यहाँ से एडमिन जो है वो इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। एडिट का बाद में देखेंगे, पहले हम डिलीट का करते हैं यहाँ पे। उसके लिए सबसे पहले आपने एडिट का लिंक इसके साथ लगाना है। ये हमारे पास ये labor.aspx है। ये है हमारे पास। यहाँ पे आपने सबसे पहले ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रही है ऑटो जनरेट डिलीट बटन। इसको आपने सबसे पहले ट्रू कर लेना है। जैसे ये ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास जो है वो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अब इसको सिलेक्ट करें और सोर्स पे चले जाएं। आपके पास जो है वो यहाँ पर जो सिलेक्ट की क्यूरी आपने पहले से सिलेक्ट की हुई थी, जो आपने लगाई है डिस्प्ले करवाने के लिए, सारे के सारे डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए टू एडमिन, उसी क्यूरी के आगे आप डिलीट की कमांड लिख दें। यहाँ पर डिलीट कमांड, डिलीट, आगे टेबल का नेम, यूज़र टीबी। अब आप किस हिसाब से डिलीट कर रहे हैं इसके रिकॉर्ड। यहाँ पर हमारी टेबल की प्राइमरी की काम करती है कि हम इस टेबल में से इस प्राइमरी की के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो प्राइमरी की है वो यहाँ पर आईडी इस्तेमाल हो रही है। डिलीट यूज़र टीबी वेयर कैपिटल में लिख देता हूँ, वेयर आईडी इज इक्वल टू @ID। अब आप इसको जैसे ही सेव करेंगे और इसको दोबारा रन करेंगे, अब यहाँ पे देखें, अगर मुझे इसको डिलीट करना है 2 और 3 को, तो यहाँ पर मैं डिलीट का पर क्लिक करूँगा तो असल में @ID जो मैंने लिखा है इसकी क्यूरी के अंदर, वो हो क्या रहा है कि जैसे ही मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो @ID की जगह पर ये 2 वैल्यू जो है वो उस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू चली जाती है और इस आईडी के अकॉर्डिंग वो उसको डिलीट कर देगा। और जैसे ही आप इसके ऊपर डिलीट करेंगे तो आपके पास सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। और ये रिकॉर्ड आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये यूज़र टीवी मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। इसको मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास अभी सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 रिकॉर्ड मिलेंगे। अगर इसका भी मैं रोल ID 3 कर देता हूँ तो दोबारा मैं यहाँ पर लेबर पे जाके क्रोम के ये हमारे पास लेबर 3 का रिकॉर्ड आ चुका है। इसको मैं डिलीट करता हूँ तो ये भी रिकॉर्ड हमारे पास डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट हमने एक और पेज क्रिएट करना है जिसके अंदर हम सारे के सारे कस्टमर को डिस्प्ले करवाएंगे और वहाँ से ये कस्टमर को भी एडमिन जो है वो डिलीट कर सकता है। जिस मेथड से हमने लेबर का एक पेज बनाया था, लेबर का एक फॉर्म बनाया था कि सारे के सारे फॉर्म सारे के सारे लेबर जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएं एडमिन को, बिल्कुल उसी ही तरीके से उसी मेथड से हमने कस्टमर के लिए एक फॉर्म बनाया है जिसको मैंने नाम दिया यूज़र्स। मैं एक दफ़ा VS स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ।
ये यूज़र का हमारे पास फॉर्म है और सेम उसी को ही अगर आप कॉपी कर लें तो सारे के सारे चेंजिंग आपको किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ यहाँ पे आपने हेडर चेंज करना है, ऑल कस्टमर आपने करना है, और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कि जो आप फ़िल्टर कंडीशन में लगा रहे हैं वेयर की कंडीशन में, ये यहाँ पे वो जस्ट आपने चेंज करनी है कि यहाँ पे रोल आईडी जो है वो आपकी 2 आए। क्यों? क्योंकि आपका जो कस्टमर है उसका रोल आपके पास 2 आ रहा है। तो अगर मैं इसको अब लॉगिन करता हूँ, सॉरी, इसको अगर ब्राउज़र पे व्यू करता हूँ तो मेरे पास सेम वैसे ही जैसे लेबर का पेज था मेरे पास कस्टमर का पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, और ये साथ ही इसके डिलीट भी, अगर डिलीट पे क्लिक करूँगा तो वही कस्टमर जो है वो डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। और मेन्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने लेबर के लिए एक लिंक लगाया था, उसका एड्रेस दिया था labor.aspx का, सेम उसी तरह ही यहाँ पर इसके बैक एंड पे इसके लिंक में हमने users.aspx जो है वो हमने प्रोवाइड किया। अब हम इसके साथ लेबर और जो कस्टमर का टेबल हमने बनाया है, इसके साथ हम एडिट का ऑप्शन लगाते हैं। एडिट असल में हम उसकी इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके स्टेटस को एडिट करेंगे कि स्टेटस उसका एक्टिव है, पेंडिंग है या ब्लॉक उसका स्टेटस है। तो यहाँ पर मैं अभी एक डेमो रिकॉर्ड लेके आता हूँ। मैं सारे के सारे पेजेस पहले यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यूज़र्स पे राइट क्लिक किया, टेबल पे, आपने इसकी डेफिनेशन को ओपन नहीं करना, बल्कि इसको शो टेबल डाटा करना है, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ डेमो रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं। ये शो हो चुका है। उसी तरह मैं इस सारे को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे रो में पेस्ट करता चला। अब यहाँ पर मैं रोल आईडी जो है वो 2 करता चला जाता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे CU1, CU2, CU3, CU4, CU5, CU मीन कस्टमर, CU6, और इनका जो स्टेटस है वो यहाँ पर मैं पेंडिंग करता चला जाता हूँ। कैप्स लॉक में लिखता हूँ पेंडिंग, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कि ये सारी की सारी अभी जो रिक्वेस्ट हैं जो रजिस्टर हुई हैं, अभी ये सारी पेंडिंग में है। ठीक है जी, अब एक दफ़ा मैं ज़रा कस्टमर के पेज को शो करता हूँ। ये है मेरे पास users.aspx, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउज़र, admin@gmail.com और 1 2 3 4 5 और पासवर्ड लिखें। तो आपके पास मेन्यू पे अगर क्लिक करता हूँ और कस्टमर पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास सारे के सारे कस्टमर हैं और इनका स्टेटस जो है वो मेरे पास पेंडिंग में है। अब इस स्टेटस को एडिट करना है, उसके लिए आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि डिज़ाइन में जाके जैसे आप एडिट का बटन यहाँ पे लेके आए हैं, और सॉरी डिलीट का बटन आप लेके आए थे, आपने जैसे डिलीट का बटन जनरेट किया था वैसे ही आप एडिट का बटन जनरेट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक किया और इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो जनरेट एडिट बटन, इसको आप ट्रू कर दें तो एडिट का बटन भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो स्टेटस है
इस स्टेटस को मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और इसको इस आईडी से मैं पहले लिख देता हूँ। इससे क्या होगा कि एडिट के बिल्कुल साथ ही, मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, एडिट के बिल्कुल साथ ही मेरे पास स्टेटस आ रहा है पेंडिंग में, और आईडी जो है वो बाद में आ रही है, क्योंकि जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, अब ये देखें एडिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिस रो को आप एडिट करना चाहते हैं वहाँ पे आपके पास जो है वो इस तरह करके टेक्स्ट बॉक्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। अच्छा, इसको एक और मैं काम करता हूँ कि ये वाला जो कंटेनर है इसको ओवरफ्लो ऑटो करता हूँ, मैं इसकी क्लास ये वाली ऐड करता हूँ। इससे क्या होगा कि मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। इसको अभी फ़िलहाल मैं कैंसिल करता हूँ, एडिशन नहीं मैं कर रहा, रिफ़्रेश करता हूँ और एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये पूरी की पूरी डिवीजन जो है इसको मैं इस तरह स्क्रॉल कर सकता हूँ। अब मुझे पेज को स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, इस एक क्लास को इस्तेमाल किया मैंने ओवरफ्लो ऑटो को, तो मेरे पास जो है वो इस तरह करके ये स्क्रॉल मेरे पास मिल गया। अब हम एडिट का यहाँ पे एक और ऑप्शन करना चाहते हैं कि यहाँ पर स्टेटस के साथ मेरे पास एडिट टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आए, जिसके अंदर पेंडिंग के साथ साथ ब्लॉक आए, एक्टिव आए, और ब्लॉक और एक्टिव और पेंडिंग ये तीन ही स्टेटस होते हैं। और बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको वो डिलीट ना करे फिलहाल। इसको मैं अभी डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ कि एडमिन जो है वो इस चीज़ को डिलीट ना करे, सिर्फ और सिर्फ किसको डिलीट करे, उसके स्टेटस को जो है वो अपडेट कर सकता है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा कि कैसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाएंगे। उसके लिए वीएस स्टूडियो में चलता हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करें और नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करने के बाद एडिट कॉलम पे आप क्लिक कर दें। एडिट कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास सारे के सारे कॉलम आ जाएंगे और यहाँ पर मैं ये जो स्टेटस का कॉलम है इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और इस स्टेटस के कॉलम को मैं कन्वर्ट दिस फील्ड इनटू टेम्पलेट फील्ड, इसको टेम्पलेट फील्ड के अंदर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये पहला काम मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद इस एडिट टेम्पलेट पे मैं जाता हूँ, ये मेरे पास टेम्पलेट फील्ड है और ये किसकी टेम्पलेट फील्ड है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेटस की टेम्पलेट फील्ड है। और यहाँ पर हम इसकी टेम्पलेट फील्ड में जो डिस्प्ले वाला सेक्शन है कि हम डिस्प्ले उसको लेबल ही शो करवाएं, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एडिट आइटम टेम्पलेट, कि जब हम एडिट पे क्लिक करें तो उस वक्त इसके पास कौन सी टेम्पलेट है। जैसे मैं एडिट आइटम टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ये वही टेक्स्ट बॉक्स है जो एडिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आता है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो इसकी यहाँ पे डाटा बाइंडिंग होगी, ये इसका स्टेटस है। मैं इसको पहले से ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा जो है वो कोई इशू ना। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे मैं इसको डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे टूल बॉक्स में जाऊँगा और यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन होता है, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट को पहले आप डाटा को बाइंड करें, वही जो आपने कॉपी किया था कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो किस डाटा को अफेक्ट करेगी। जैसे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स इसका रिमूव किया, वो टेक्स्ट बॉक्स एडिट ऑप्शन पे जाके किसको अफेक्ट करता है, वो स्टेटस को अफेक्ट करता है। यानी कि उसके अंदर जो तब्दीली करेंगे आप और जो अपडेशन आप वहाँ पे लिखेंगे उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो असल में
वैल्यू कहाँ पे चेंज करेगा, वो उसके स्टेटस के कॉलम में जाके चेंज करेगा। तो ये डाटा बाइंडिंग यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की। उसके बाद आप इसकी वैल्यू को चेंज करें, एडिट आइटम पे जाएं और यहाँ पे आप डिफरेंट आइटम ऐड करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर पेंडिंग ऐड कर लेता हूँ। ये याद रखिए कि जो पहले उसके अंदर सेव हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। ये पेंडिंग आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद एक्टिव नेक्स्ट ब्लॉक BLOCK। अब ये आपने 3 ही स्टेटस ऐड किए हैं और इसको मैं थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करके आप एंड टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे। अब अगर आप इसको ब्राउज़र के ऊपर व्यू करते हैं, अब देखें अभी फ़िलहाल मुझे क्या डिस्प्ले आ रहा है, पेंडिंग का डिस्प्ले आ रहा है और एक लेबल टाइप है। लेकिन जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए बाकी मेरे पास जो हैं वो टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अपडेट पे क्लिक करेंगे तो क्योंकि अभी हमने अपडेट की क्यूरी नहीं लगाई, वो कहाँ पे लगानी है वो भी मैं आपको बता दूँगा। अब जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आप इसका स्टेटस जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेंगे। कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये स्टेटस जो है वो वही का वही रहेगा। और 1 मिनट, मैंने ये 2 स्टेटस यहाँ पे रख दिए हैं, इसमें मैंने कॉपी किया था और उसको मुझे कट करना चाहिए था। एक स्टेटस में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये डाउन साइड में ये है हमारे पास स्टेटस, इस फील्ड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जी। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को एडिट ना करवाऊँ एडमिन के थ्रू, तो आप उसको भी टेम्पलेट फील्ड के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आप उसके जगह पर जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा था उसकी जगह पे आप सिंपल NA लिख दें। जैसे अभी मैं एक छोटा सा आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे क्लिक किया, एडिट कॉलम पे गए और सपोज मैं नेम जो है वो एडमिन नहीं चेंज, CNIC जो है वो एडमिन नहीं चेंज कर सकता क्योंकि CNIC यूनिक है, कस्टमर के लिए है। इसको आप सेलेक्ट करें और इसकी कन्वर्ट टू टेम्पलेट फील्ड के अंदर आप इसको कन्वर्ट करें। अभी एक ये फील्ड जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो है ये स्टेटस की है और ये नीचे आप अगर आप जाते हैं तो ये आपके पास कॉलम 4 यानी CNIC की टेम्पलेट आ जाएगी। इस CNIC की एडिट टेम्पलेट पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। आप सिंपल इस टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव करें। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। 1 मिनट है, मैं इसको आप ऐसे ना डिलीट करें, बाइंडिंग भी साथ में रखें, ठीक है। मैं अभी इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर एक लेबल जो है वो ऐड कर देता हूँ। और इस लेबल को मैं बाइंड कर देता हूँ इसके साथ। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ ये यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपके पास ID, ठीक है, आपके पास ये इसका टेक्स्ट जो है वो इसके साथ बाइंड हो चुका है, ठीक है। और आप इसको एंड टेम्पलेट पे जाएंगे तो आपका ये टेम्पलेट ओके हो चुका है।
अब यहाँ पर क्रोम पे अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और दोबारा कस्टमर पे जाता हूँ, एडिट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये देखें मेरे पास जो CNIC की फील्ड है वो वैसे ही आ रही है, एडिटेबल नहीं आ रही। मतलब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रहा है, वही लेबल ही आ रहा है, और इस लेबल को एडमिन जो है वो एडिट नहीं कर सकता। आप अगर ज़रूरत महसूस करें कि एडमिन जो है वो ये इन्फॉर्मेशन को, अब ईमेल को एडमिन जो है वो रिमूव ना करे, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसकी क्यूरी मैं लगाता हूँ। एडिट की क्यूरी कहाँ पे लगेगी? अगर आपको याद हो कि पहले हमने क्यूरी कहाँ पे लगाई थी, तो ये हमारे पास SQL डाटा सोर्स है। यहाँ पे एक्चुअली हमारी सारी की सारी क्यूरीज काम कर रही होती हैं और यहाँ पे लिखी होती हैं। इस SQL सोर्स को अगर आप क्लिक करते हैं और स्प्लिट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही है। ऑटोमेटिकली उसने इस पूरे वेब पेज को कनेक्ट कर दिया डेटाबेस के साथ, कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ। और कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ऑलरेडी सेव की हुई है सिस्टम DB स्ट्रिंग के नाम से। ये यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको अगर आप ओपन करते हैं वेब कॉन्फ़िगरेशन को, तो ये आपके पास सिस्टम DB स्ट्रिंग जो पहले मैंने सेव की है तो वो यहाँ पे सेव हुई है, और वही सिस्टम DB स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। ये यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट की कमांड लगी हुई है, उसके बाद मैंने यहाँ पे डिलीट की कमांड लगाई थी, और अब मैं यहाँ पर एडिट की कमांड लगाऊंगा। और एडिट की कमांड के लिए अपडेट इसको मैं सोर्स पे लेके जाता हूँ। UP अपडेट कमांड इज इक्वल टू, अब आप अपडेट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिखें अपडेट, किस टेबल को आप अपडेट करना चाहते हैं वो टेबल लिखें, यूज़र TB, और उसके बाद कौन से कॉलम को आप अपडेट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू लिखें, और उससे पहले आप यहाँ पे लिखें सेट, कि आप सेट करना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू को। और यहाँ पे हमारे पास कॉलम है STATUS, स्टेटस इज इक्वल टू @ TATUS स्टेटस, और अब वेयर की कंडीशन लगा देंगे, क्योंकि आप किसी एक स्पेसिफिक यूज़र की आप स्टेटस जो है वो चेंज करना चाहते हैं, तो आप वेयर ID इज इक्वल टू, यही कंडीशन में यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर लगा। अब देखें इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम को मैं सेट कर रहा हूँ, स्टेटस को। बाकी क्यूरीज के अंदर मैंने नहीं लिखे, चाहे वहाँ पे आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं लेकिन वो एडिट नहीं होंगे, क्योंकि आपने उसको क्यूरी के अंदर या कमांड के अंदर आपने उसको नहीं इस्तेमाल किया। अब इसको मैं अगर व्यू ब्राउज़र पे जाता हूँ, ये हमारे पास लेबर का पेज ओपन है, इसके एडिट पे क्लिक करता हूँ। अब ये 9 नंबर जो ID है इसका स्टेटस एक्टिव करना चाहता हूँ, एक्टिव पे क्लिक करके अपडेट करूँगा तो ये मेरे पास एक्टिव हो जाएगा। इसको भी मैं एक्टिव करना चाहता हूँ, यहाँ पर इसको एक्टिव पे क्लिक करूँगा और अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये स्टेटस जो है वो एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास जो है ये ब्लॉक करना चाहता हूँ, कंप्लेंट आई है इसकी, इस कस्टमर की, तो इसको मैंने ब्लॉक कर दिया है। और अब हम इसी स्टेटस के अकॉर्डिंग, अब हमारे पास 3 वेयर कंडीशन होंगी जब हम किसी एक कस्टमर को या एक लेबर को लॉगिन करवाएंगे, तो हमारे पास 3 कंडीशन होंगी कि नंबर 1 कंडीशन में क्या है कि उसका रोल जो है वो कस्टमर हो या लेबर हो, ये पहली कंडीशन होगी।
और नंबर 2 कंडीशन में क्या है कि उसकी जो स्टेटस है वो एक्टिव में हो, ना तो पेंडिंग हो और ना ही उसका स्टेटस जो है वो ब्लॉक पोजीशन पे हो। अगर एक्टिव हो तो वो उसको लॉगिन करे और फिर यहाँ पे बता दे कि अगर उसका स्टेटस ब्लॉक में है तो वो उसको हेल्प सिस्टम जो है वो उसको हेल्प करे कि आपका जो है इस वक्त अकाउंट ब्लॉक में है, तो आप इसको पहले एक्टिव करवाएं। तो उसके लिए हम एक एडमिन की एक ईमेल रखेंगे, वो उसको ईमेल करेगा, देन अपना स्टेटस जो है वो अपडेट करवा लेगा। और आज की वीडियो के अंदर इतना ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम, बल्कि आप एक कोशिश कीजिएगा कि हमने ये कस्टमर का पेज यहाँ पे बनाया है, तो आप इसी तरह का एक लेबर का पेज जो है वो डिज़ाइन कीजिएगा, उसके साथ आप एडिट का फंक्शन भी लगाइएगा और एडिट के साथ आप सिर्फ़ और सिर्फ स्टेटस को एडिट कर सकते हो, बाकी सारे के सारे आप एडमिन जो है वो एडिट ना कर सकता। उसकी जगह पे आप जो उसको आप कन्वर्ट करके टेम्पलेट के अंदर और उसको टेक्स्ट बॉक्सेस की जगह पे आप जस्ट एक लेबल लगा दें और उस लेबल को आप बाइंड कर दें उसके स्पेसिफिक फील्ड के साथ। अगर वो लेबल CNIC का है तो उसको CNIC के साथ बाइंड कर दें, अगर वो लेबल नेम का है तो उसको नेम के साथ बाइंड कर दें। और अगर आपको समझ नहीं आई तो मेरी वीडियो को दोबारा देखें और इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे और लॉगिन फॉर्म बनाएंगे लेबर और कस्टमर के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। और के अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।